Good morning, student. I am Mrs. Veenu, Assistant Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Ara. Today we will study Assessment Severity of Brain Injury. आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रेन इंजरी होती है या हेड इंजरी होती है उसकी गंभीरता को कैसे मापा जाए, कैसे उसको असेस किया जाए. असेसिंग द सिवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी. द सिवियरिटी ऑफ ट्रॉमेटिक हेड इंजरी हैज़ बीन मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर ऑन ग्लासगो कोमा स्केल. देखो, ग्लासगो कोमा जो स्केल है वो टिसलडेल और जेनेट ने बनाया था. टिसलडेल और जेनेट ने इस स्केल को बनाया और ये जो स्केल है ये किसी भी ट्रॉमा या आघात जो हमारे अगर ब्रेन में किसी तरह का कोई ट्रॉमा या आघात या इंजरी हो गई है तो उसकी गंभीरता को, उसकी सिवियरिटी को मेज़र किया जाता है ग्लासगो कोमा स्केल के माध्यम से. ग्लासगो कोमा स्केल है, इसके द्वारा मापन करने के लिए पेशेंट के कुछ एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है. अगर पेशेंट के स्कोर इस स्केल पर 8 या इससे कम आते हैं तो सीवियर हेड इंजरी होती है, और अगर ये स्कोर अबाव 8 आते हैं, 8 से ज़्यादा आते हैं, तो रिकवरी के गुड चांसेस रहते हैं और वो इंजरी जो होती है वो सीवियर नहीं कहलाती है, गंभीर नहीं कहलाती है. लेकिन अगर स्कोर 8 आते हैं या उससे कम आते हैं तो ये संकेत करता है इस तरफ कि जो ब्रेन इंजरी है या हेड इंजरी है वो बहुत ही सीवियर है और जो पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है. बेसिकली कोमा में जो पेशेंट जाता है उसका कारण होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. कि व्यक्ति का अगर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है. हेड इंजरी हुई और उस इंजरी का इम्पैक्ट ये हुआ कि व्यक्ति का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम खराब हो गया और व्यक्ति कोमा में चला जाता है. जैसे कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है तो, या कोई व्यक्ति कहीं किसी घेरे में फंस गया, रोल आउट हो गया, तो ऐसे में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उससे क्या होगा कि व्यक्ति में कोमा अपीयर हो सकता है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है. जो कोमे में पेशेंट जो कोमा में होता है वो कोई कमांड फॉलो नहीं करता है. कोमा वाला व्यक्ति ऐसे नज़र आता है जैसे कि वो डीप स्लीप में है, लेकिन वो मतलब इनएक्टिव रहता है, लेकिन फिर भी उसकी स्लीप वेक साइकिल चलती ही रहती है. उसको मतलब जिस समय सोने का समय होता है उस समय उसके जो ब्रेन वेव्स हैं उनको देखा जा सकता है कि सोने के टाइम पर जो ब्रेन वेव्स बननी चाहिए वो उसके ब्रेन में बनती हैं, और जगने के समय पर जो वेव्स होनी चाहिए, जो ब्रेन में तरंगे होनी चाहिए, जागते समय वो तरंगे होती है. इट मीन्स कि जो कोमा का पेशेंट होता है वो एक ऐसी सिचुएशन में होता है जैसे कि वो एक गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी स्लीप वेक साइकिल जो है वो स्लीप और अवेक साइकिल चलती ही रहती है. वो कोई कमांड फॉलो नहीं करता है कोमा का पेशेंट, एक मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी उसकी जो स्लीप वेकिंग साइकिल है वो चलती रहती है. वो जागता भी है, वो सोता भी है. तो आगे हम बात करते हैं कि हेड इंजरी में जब व्यक्ति डीप कोमा में चला जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको शैलो कोमा हो, यानी कि उसको जो कोमा हो वो कम मात्रा में हो, जैसे कि थोड़े ही कोमा में गया हो या फिर उसके बीच में हो. मतलब या तो जाएगा वो कोमा में गया या डीप कोमा में चला गया, या फिर कभी कभी वो शैलो कोमा में जाता है और कभी कभी इन दोनों के बीच में रहता है, डीप और शैलो के बीच में रहता है. लेकिन जब व्यक्ति को हेड इंजरी हुई और पेशेंट कोमा में चला गया तो वो सिचुएशन जो होती है वो उस कितना गंभीर कोमा में गया हुआ है व्यक्ति, ये जानने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का इस्तेमाल किया जाता है. उस कोमा की सिवियरिटी को जानने के लिए कि कोमा जो है वो कितने डीप कोमा में पेशेंट चला गया है. अब आगे हम बात करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में कि जो ग्लासगो कोमा स्केल है, इस स्केल से ये पता लगाया जाता है कि जो पेशेंट है वो कोमा की किस स्टेज में है, मतलब कोमा कितना गंभीर है.
और कोमा का जो पेशेंट होता है वो धीरे धीरे रिकवर होता है, वो अचानक से कभी नहीं उठता है, धीरे धीरे उसमें रिकवरी होती है। कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है उसको मतलब व्यक्ति जो है उसको ब्रेन इंजरी हुई लेकिन वो कोमा में नहीं जाता, कोमा में नहीं गया लेकिन उसके बिहेवियर में कुछ डिसफंक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि वो हमेशा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है या फिर डिसओरिएंटेड रहता है, उसको दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता, डिसओरिएंटेशन की प्रॉब्लम रहती है। अब हम बात करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में कि ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो क्या है। ग्लासगो कोमा स्केल ग्लासगो ने बनाया, जिसमें कि 3 डायमेंशन होती है। ई जिसको कहा गया EVM, ई से आई मूवमेंट, वी से बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स और एम से मोटर रिस्पॉन्स। अब आगे चलते हैं हम ई जो है उसके यानी कि ई मतलब आई मूवमेंट, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट पर असेस किया जाता है, मापन किया जाता है। सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस आईज आर ओपन। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आईज ओपन कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली वो अपनी आंखें खोल रहा है, तो उसको 4 स्कोर दिया जाता है। नेक्स्ट है टू स्पीच, इफ आईज आर ओपन ऑन स्पीच और कमांड। अगर पेशेंट किसी कमांड पर यानी कि उसको कुछ बोला जा रहा है या कुछ कहा जा रहा है या कोई कमांड दी जा रही है, तो उस कमांड के बाद अगर वो आईज ओपन कर रहा है तो उसको 3 स्कोर दिए जाते हैं। आईज आर ओपन विद पेनफुल स्टिमुलस टू द लिम्स और चेस्ट। अगर उसके लिम्स पर या उसकी चेस्ट पर कोई पेनफुल स्टिमुलस लगाया जाता है, जैसे कि कोई सुई चुभाई जाती है या कुछ ऐसा नुकीली चीज चुभाई जाती है, पिंच की जाती है, तो वो अपनी आईज ओपन कर रहा है, तो उस केस में उसको 2 स्कोर देंगे। डोंट ओपन आईज एट ऑल, और अगर कुछ भी करने के बाद भी वो आंखें नहीं खोल रहा है तो उसको 1 स्कोर दिया जाएगा। आगे आते हैं वी डायमेंशन। वी जो डायमेंशन है उसके 5 कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? ओरिएंटेशन, अवेयरनेस टू सेल्फ, एनवायरनमेंट, टाइम एंड सिचुएशन। अगर पेशेंट के अंदर अवेयरनेस है अपने बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, या क्या टाइम है या क्या परिस्थिति है इसके बारे में वो बता पा रहा है, तो उसको 5 स्कोर दिया जाता है, ये बेस्ट कंडीशन है। अगर पेशेंट जो है वो कंफ्यूज्ड है, उसकी अटेंशन तो एडिक्वेट है बट पेशेंट रिस्पॉन्स सजेस्ट डिसओरिएंटेशन एंड कंफ्यूजन, यानी कि अटेंटिव तो है वो लेकिन फिर भी वो उसके अंदर कंफ्यूजन है, डिसओरिएंटेशन है, तो उसको 4 स्कोर देंगे। इनअप्रोप्रिएट नॉन कन्वर्जनल आर्टिकुलेटरी स्पीच, अगर वो इनअप्रोप्रिएट उसकी स्पीच है, स्पीच के उच्चारण में यानी कि आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो उसको 3 स्कोर देंगे। इफ कन्वर्जेशन नॉट सस्टेन इनअप्रोप्रिएट स्टेज, यानी कि अगर वो उस कन्वर्जेशन को सस्टेन नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, तो उसको 2 स्कोर देंगे। नो वर्बल रिस्पॉन्स, अगर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है, वर्बल रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं है, एकदम चुप्पी है, तो उसको 1 स्कोर दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं एम पर। एम हैज 6 कॉम्पोनेंट, एम में 6 कंपोनेंट आते हैं। इफ द पेशेंट ओबे कमांड, अगर पेशेंट को कोई कमांड दी जा रही है और वो उस कमांड के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है और उन कमांड को फॉलो कर रहा है, तो उसको 6 स्कोर दिया जाएगा। मूव लिम्स टू अटेम्प्ट टू एस्केप पेनफुल स्टिमुलस, अगर उसको जो है किसी जगह पर दबाया जाता है या पेन दिया जाता है, तो उस पेन की वजह से वो अपने लिम्स को मूव करता है, इधर उधर हिलाता है, उस पेनफुल स्टिमुलस से बचने की कोशिश करता है, तो उसको 5 स्कोर दिया जाता है। और अगर विड्रॉ नॉर्मल फ्लैक्स और रिस्पॉन्स, अगर वो जो है विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम ए नॉर्मल फ्लैक्सर रिस्पॉन्स, यानी कि बच रहा है, अगर उसको जो है नॉर्मल पेन दिया जा रहा है और उससे वो विड्रॉ कर रहा है, तो उसको 4 स्कोर दिया जाता है। एबनॉर्मल, जैसे एबनॉर्मल फ्लैक्सर रिस्पॉन्स, अगर वो असामान्य फ्लैक्सर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको 3 स्कोर दिया जाता है। एक्सटेंसर रिस्पॉन्स, इफ ही इज डूइंग एन एक्सटेंसर रिस्पॉन्स देन वी विल गिव हिम 2 स्कोर। नेक्स्ट, नन फ्लैसिड लाइक, अगर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, एक फ्लैश, एक मांस के टुकड़े की तरह बिल्कुल पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम
उसको 1 स्कोर देंगे। एक्सटेंशन रिस्पॉन्स जो होता है कि जब केवल एक्सटेंशन रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, हाथ और पैर ऊपर उठाए और फिर गिर गए। एक्सटेंशन रिस्पॉन्स का मतलब हुआ कि किसी ने अगर उसका हाथ ऊपर उठा भी दिया तो वो फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर उठाया, फिर नीचे गिर गया, तो उसको कहा जाएगा एक्सटेंसर रिस्पॉन्स। तो ये एक्सटेंसर रिस्पॉन्स अगर हो रहा है तो उसको 2 स्कोर मिलेगा, और अगर उसमें बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है उसकी बॉडी में तो उसको 1 स्कोर दिया जाएगा। अब इन सारे स्कोर को मिला करके इन तीनों कंपोनेंट, इन तीनों डायमेंशंस पर जो पेशेंट है उसके स्कोर को देखा जाता है कि उसने कितना स्कोर किया, उसका टोटल किया जाता है। इफ द टोटल स्कोर ऑफ द पेशेंट इन दिस स्केल इज 15 देन द पेशेंट विल रिकवर। इफ he score 8 और लेस देन 8 द सिचुएशन इज क्रिटिकल। यानी कि अगर पेशेंट ने 15 या उससे ज़्यादा स्कोर इस पर गेन किया ग्लासगो कोमा स्केल पर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट है उसकी स्थिति इतनी नाजुक नहीं है, वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा। वो शैलो कोमा में है, ज़्यादा डीप कोमा में नहीं है, और ब्रेन में जो इंजरी हुई है वो ज़्यादा सीवियर नहीं हुई है, उसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट 8 या 8 से कम रिस्पॉन्स करता है, 8 से कम स्कोर गेन करता है, तो उसकी सिचुएशन को क्रिटिकल माना जाता है, गंभीर माना जाता है। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ब्रेन इंजरी को असेसमेंट ग्लासगो कोमा स्केल के माध्यम से कैसे किया जाता है और ग्लासगो कोमा स्केल क्या है। थैंक यू।